गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आपको कोर्स कोड सी 302 स्टील डिज़ाइन का यूनिट सेकंड का ये यूनिट सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। बोल्टेड कनेक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये बोल्टेड कनेक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सटीक बात समझाई थी। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी किसी स्टील स्ट्रक्चर में जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन का सीधा सा मतलब है कि साहब हमको कुछ भी बनाना है तो उसे कैसे बनाना है और कैसे बनाना है और किस टाइप के फोर्सेस के लिए बनाना है और उन फोर्सेस को झेलने में वो सक्षम होना चाहिए। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहता है। स्टील स्ट्रक्चर में, आरसीसी में ऐसा नहीं होता है। स्टील स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली सपोज करिए कि दो प्लेट्स को मुझे जोड़ना है। अब मुझे दो प्लेट्स को अगर जोड़ना है तो मैं इन दो प्लेट्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर कोई नट बोल्टिंग कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं वेल्डिंग कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ एक रिवेट लगा सकता हूँ। इस प्रोसेस को, यानी जोड़ने वाले प्रोसेस के लिए जो भी मेथड इस्तेमाल करता हूँ उसे फास्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्टनर। तो फास्टनर का सीधा सा अर्थ है, यानी फास्टनर वर्ड आप जहां भी पढ़ेंगे IS 800 के अंदर, फास्टनर का सीधा सा मतलब है कि दो मेंबर्स को कनेक्ट करने वाला। वो कनेक्ट कैसे भी हो सकता है। तो कनेक्ट करने वाला क्या हो सकता है? हम नॉर्मली तीन ही तरीके इस्तेमाल करते हैं स्टील में। या तो हम नट बोल्ट इस्तेमाल करते हैं, या फिर वेल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज जो है। और रिविट एक्चुअली आजकल ऑब्सोलीट हो गई है, तो रिविट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवेज में ही केवल बोगीज बनाने में ही यूज होता है, अगर होता है तो कहीं पर। और भी कुछ एप्लीकेशंस होंगे जिनकी शायद मुझे भी जानकारी नहीं है। तो आपका जो फास्टनर होता है, उस फास्टनर को हम तीन चीजें हमने बात की, लेकिन IS 800 मेनली जो बात करता है वो दो तरीके की फास्टनर्स के बारे में बात करता है। पहला नट बोल्ट के बारे में, और दूसरा यानी बोल्टेड कनेक्शन के बारे में, और दूसरा वो बात करता है वेल्डेड कनेक्शन के बारे में। तो अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। दो मेंबर्स को जोड़ना है, नट बोल्ट से जोड़ना है। तो नट बोल्ट से जोड़ने के लिए मैं किस किस तरीके के बोल्ट इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए साहब कि बोल्ट क्या होता है और नट क्या होता है। तो देखिए, ये मैं आपको एक वो दिखा रहा हूं, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी। इसमें ये आपको एक हेक्सागोनल हेड दिखाई दे रहा है, इसको हेड बोलते हैं। इस चीज को हम बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट। और इस बोल्ट के ऊपर जो हम ये कसते हैं, ये इस तरीके की चूड़ी सब लोगों ने देखा होगा ये अपनी लाइफ के अंदर। ये जो आपको दिखाई देता है ये भी हेक्सागोनल हेड टाइप का होता है, ये आपका होता है नट। तो ये जो नट बोल्टिंग है, इस नट बोल्टिंग से, जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी दो मेंबर को जोड़ना है, तो किसी भी दो मेंबर को जोड़ने के लिए मैं बड़ा सिंपल सा तरीका इस्तेमाल कर सकता हूं। और वो तरीका है मेरा कि मैंने इस मेंबर और इस मेंबर दोनों को इस तरीके से कनेक्ट किया, ऐसे ये इसके अंदर घुसा दिया, और यहां से मैंने इसके अंदर ये बोल्टिंग नट इसके अंदर कस दिया, और ये अल्टीमेटली पूरा चूड़ी यहां तक कसकर ये पूरा मेंबर जुड़ गया। ये एक फास्टनिंग का तरीका हो गया। ये नट बोल्टिंग के तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा साहब, अब देखिए ये जो बोल्ट्स हैं, ये एक्चुअली हमारे पास ये जो बोल्ट है ये भी दो तरीके का होता है। एक मैंने आपको जो ये बोल्ट दिखाया, अगर आप इस बोल्ट को ध्यान से देखें तो इस बोल्ट के ऊपर यहां से लेकर और यहां तक आपको थ्रेड्स दिखाई दे रही हैं, चूड़ियां दिखाई दे रही है। ठीक। एक दूसरे तरीके का बोल्ट भी हो सकता है जिसके अंदर, इसका हेड पे मत जाइएगा, जिसके ऊपर आप देखिए कि यहां से यहां तक तो प्लेन पोर्शन है। मेरी जो ये अंगुली के इधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये तो प्लेन पोर्शन है, और इसके इधर की तरफ आपको थ्रेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए पिक्चर के अंदर। तो ये इस तरीके का, ये मैंने फोटोग्राफ भी बनाया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, ये इसी फोटोग्राफ का है। यानी इसमें पूरा का पूरा, जैसे ये पूरा थ्रेडेड है, ऐसा थ्रेड नहीं होता। ये वाला पोर्शन अनथ्रेडेड, यानी जिस पे थ्रेड नहीं कटी होती है, और ये वो पोर्शन होता है जिसके ऊपर थ्रेड कटी होती है। एक्चुअली अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हम अलग अलग टाइप के बोल्ट्स इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हमारे पास दो टाइप के बोल्ट्स होते हैं। पहला बोल्ट होता है ब्लैक बोल्ट, और दूसरा होता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट।
जो ब्लैक बोल्ट होता है ये एक्चुअली हमारे पास सस्ते टाइप का बोल्ट होता है। ये ऑर्डिनरी काम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी कभी स्टील का कोई ऑर्डिनरी वर्क होता है, छोटा मोटा काम जिसमें कोई बहुत ज़्यादा लोडिंग नहीं होती है, जिसमें कोई इम्पैक्ट लोडिंग नहीं आती है, डायनामिक लोडिंग नहीं होती है, और जिसमें हमें थोड़ा सस्ता काम करना होता है, क्योंकि ये बोल्ट्स जो ब्लैक बोल्ट होते हैं ये सस्ते टाइप के यानी चीपर टाइप के बोल्ट्स कहलाते हैं। तो इस तरह का अगर सस्ता काम करना हो और हल्का काम करना हो स्टील में, क्योंकि हर जगह पर स्टील में ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं पर हम ऐसी कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं छोटी मोटी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा लोड की आवश्यकता नहीं है या बहुत ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, डायनामिक इम्पैक्ट लोड नहीं आ रहा है, तो वहाँ ब्लैक बोल्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे टाइप का जो बोल्ट होता है वो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं। ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट जो होते हैं ये काफ़ी अधिक स्ट्रेंथ ले सकते हैं, ये महंगे भी होते हैं, और इन बोल्ट्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये HSFG मैंने लिखा है, ये एक तरीके का हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट ये बेसिकली जब कस जाता है तो दो मेंबर्स के बीच में फ्रिक्शन के थ्रू ये लोड लेता है। ठीक, अब आपका ये दो तरीके के नॉर्मल हमारे पास बोल्ट्स होते हैं, तो हम जो बात करेंगे वो अपना इन बोल्ट्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट, देखिए तीन तरीके के बोल्टेड जॉइंट्स होते हैं। पहला बोल्टेड जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसे हम पिंड जॉइंट कहते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, मान लीजिए मैं इन दोनों मेंबर्स को इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं, इस तरीके से मैंने एक कनेक्शन कर दिया, और सपोज करिए कि एक मेंबर मेरा इस तरीके से है, इस मेंबर पर अगर मैं लोड लगाता हूं, मैंने एक बोल्ट लगा दिया, नट से कस दिया, अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाता हूं तो आप देखिए ये आराम से घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है, बिल्कुल घूम सकता है। लेकिन अगर इस नट बोल्ट को कहीं पर मैंने टाइट कर दिया तो ये घूम तो सकता है, मगर क्या ये ऊपर नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके का जॉइंट होता है जो मोमेंट को ट्रांसफर नहीं करेगा लेकिन शियर को ट्रांसफर कर देगा। ये क्या है साहब? ये मोमेंट, शियर, एक्सियल फोर्स, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा डिटेल से। ये बहुत कंफ्यूजिंग वो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि शियर किस प्लेन में एक्ट करता है, मोमेंट किस प्लेन में एक्ट करता है, एक्सियल फोर्स किस प्लेन में एक्ट करता है। तो अपन अभी सीधी सी बात ये कर रहे हैं, शियर हमेशा अगर वर्टिकल लोडिंग है तो जिस डायरेक्शन में लोड एक्ट करता है, जिस डायरेक्शन में लोड एक्ट करता है उस डायरेक्शन के अंदर शियर एक्ट करता है। यानी अगर लोड इस तरीके से ऊपर से लग रहा है तो ये इसे इस तरीके से शियर करने की कोशिश करेगा, ये ऐसे तोड़ने की कोशिश करेगा, ये शियरिंग कहलाती है। ठीक, तो हमारा जो पिंड जॉइंट होता है वो एक इस तरीके का जॉइंट होता है जिसके अंदर शियर ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए पिंड जॉइंट को शियर जॉइंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट सिर्फ और सिर्फ शियर फोर्स ट्रांसफर कर सकता है, मोमेंट नहीं। दूसरे टाइप का जॉइंट होता है रिजिड जॉइंट। अच्छा सर, अगर मान लीजिए इसी के साथ मैं यहां पर एक पेच और लगा दूं, एक और लगा दूं, और फिर उसके बाद या फिर मैं इन दोनों मेंबर्स को काफी सारे इससे जॉइंट कर दूं और फिर इसको खींचूं, इन दोनों मेंबर्स को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, सपोज करिए कि मैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनको खींचता हूं, तो क्या ये खींचना पॉसिबल है? मतलब मैं यहाँ पर काफ़ी सारे एक लाइन में या दो लाइन में, तीन लाइन में नट बोल्टिंग कर देता हूँ। नट बोल्टिंग करने के बाद मैं चाहे वर्टिकल फोर्स लगाऊं चाहे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊं, क्या इसको घुमाना संभव है? नहीं है। अगर मैं जैसे यहाँ पर तीन पेच लगाऊंगा, तीन बोल्ट लगाऊंगा, तो इसको घुमाना भी संभव नहीं है और ना ही इसको ऊपर नीचे ले जाना संभव है। इसका मतलब मैंने ये एक ऐसा जॉइंट बना दिया जिसके अंदर शियर भी ट्रांसफर हो रहा है और मोमेंट भी ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर वर्ड में जब यूज करूंगा ना तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये उस पर्टिकुलर टाइप के फोर्स को झेल रहा है। देखिए जब इसके अंदर सिंगल मैंने बोल्ट लगाया तो ये जैसे ही मैंने इसको घुमाया ये घूम गया। घूम गया मतलब इट इज नॉट ट्रांसफरिंग द मोमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस मोमेंट, जो भी मोमेंट इस स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है, इसको नहीं झेल रहा है। तो जब भी ट्रांसफर वर्ड आप यूज करेंगे कि ये ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस दे रहा है उस पर्टिकुलर टाइप के फोर्स के लिए। तो अगर मोमेंट को ट्रांसफर कर रहा है मतलब मोमेंट को रोक रहा है। जो भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण मोमेंट पैदा हो रहा है ये उसे रोक रहा है और रोक करके दूसरे मेंबर पे ट्रांसफर कर रहा है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। शियर का भी सेम फंडा है
कि अगर ये शियर को झेल रहा है तो रोक करके शियर को दूसरे मेंबर पे ट्रांसफर कर रहा है। इसी तरीके से एक्शियल फोर्स का कि अगर एक्शियल फोर्स आ जाए, सपोज करिए दोनों के अंदर एक्शियल फोर्स आ जाए, इस तरीके से खींचूं तो ये एक दूसरे को ये खींच नहीं रहे हैं, तो मतलब इस मेंबर को खींचूंगा तो इस बोल्ट, जुड़े हुए बोल्ट के कारण ये दूसरे मेंबर पे भी ट्रांसफर हो जाएगा एक्शियल फोर्स। तो जब भी कभी हमारे पास जो रिजिड जॉइंट होता है, उस रिजिड जॉइंट की खासियत ये होती है कि रिजिड जॉइंट जो है वो हमेशा शियर को भी ट्रांसफर करता है, यानी शियर को भी रोकता है, मोमेंट को भी रोकता है, और अगर रोकेगा मतलब एक्सटर्नली जो जनरेट हो रहे हैं उसको रोकेगा तो मतलब ट्रांसफर करेगा दूसरे मेंबर पर, ट्रांसफर करेगा दूसरे मेंबर पर। तीसरे टाइप का जॉइंट होता है रिजिड जॉइंट, सेमी रिजिड जॉइंट। सेमी रिजिड जॉइंट के अंदर क्या होता है, ये पार्शियली तो पिंड होता है और पार्शियली रिजिड होता है, यानी शियर को रोकता है, एक्शियल फोर्स को भी रोकता है, मोमेंट को भी रोकता है, लेकिन मोमेंट को कुछ हद तक रोक पाता है, कुछ हद तक ये घूम जाता है, और ऐसा जॉइंट हमेशा सेमी रिजिड जॉइंट कहलाता है। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने कहा कि शियर को रोकता है 90-95% रोक लेता है, लेकिन 5% शियरिंग हो जाती है। यदि एक्शियल फोर्स को देखें तो एक्शियल डायरेक्शन में भी रोक रहा है, लेकिन 2-3% अगर मान लीजिए मूवमेंट हो गया तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि 100% रिजिड हो गया है, 100% परफेक्ट हो गया, नहीं। अगर मोमेंट के अंदर इसने मोमेंट रोका तो सही, लेकिन मान लीजिए ये अगर मोमेंट नहीं रुकता तो ये पूरा ऐसे घूम जाता ना, लेकिन अगर मान लीजिए ये सिर्फ इतना सा घूम जाता है और इतना सा घूम के रुक जाता है, तो इसका मतलब आंशिक रूप से पार्शियली मोमेंट को रोक रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा जॉइंट सेमी रिजिड जॉइंट कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर पिंड की भी प्रॉपर्टी होती है और रिजिड की भी प्रॉपर्टी होती है। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, जितने भी स्ट्रक्चर स्टील डिजाइन या स्टील स्ट्रक्चर में जॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको 99.9% सेमी रिजिड टाइप के मिलेंगे। चाहे कोई कितना भी क्लेम कर ले कि ये रिजिड जॉइंट है, रिजिड कभी कोई जॉइंट होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेल्डिंग में कमी रह जाती है, नट बोल्टिंग में कमी रह जाती है, किसी और कारण से लूज कनेक्शंस रह जाते हैं, किसी और कारण से हमारा छोटा मोटा स्लिप हो ही जाता है। और इसी वजह से हमने स्टील डिजाइन के अंदर ये माना है कि जो जॉइंट्स होते हैं वो ज्यादातर सेमी रिजिड होते हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट की बात हुई। उसके बाद फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई भी बोल्टेड जॉइंट जब फेल होता है तो देखिए साहब, अगर ये बोल्ट फेल होगा, इस बोल्ट के फेल होने के 3 तरीके पॉसिबल हैं। बोल्ट के फेल होने के 3 तरीके पॉसिबल हैं। पहला टेंशन में, दूसरा शियर में, और तीसरा बियरिंग में। मैं आपको ये तीनों तरीके इतने बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि आपको 5 मिनट में ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी बोल्ट फेल होगा तो कैसे होगा। अब सुनिए, यदि मान लीजिए मैं इन्हीं 2 मेंबर्स की बात करता हूं और किसी कारण से मैं आपसे कहता हूं कि मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, ऐसे फोर्स लगाता हूं, यहां पर मैंने नट लगा रखा है और इस पर ऐसे फोर्स लगाता हूं, तो साहब एक बात बताइए कि ये बोल्ट ऐसे खींचेगा ना? अगर ये बोल्ट ऐसे खींचेगा तो इसका मतलब इस बोल्ट के अंदर टेंशन होगी ना, क्योंकि अगर किसी चीज को हम खींचते हैं तो टेंशन होगी ना। यील्डिंग बोले या टेंशन बोले एक ही बात है, यील्डिंग बोले या टेंशन बोले एक ही बात है। तो ऐसा बोल्ट किसमें फेल होगा? टेंशन में। टेंशन में मतलब ये खींचेगा और खींच करके खींचता हुआ चला जाएगा और फाइनली, जैसे स्टील का टेंशन डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि शुरुआत में स्ट्रेट लाइन होता है, फिर यील्डिंग पे पहुंचता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन डेवलप हो जाता है, यानी स्ट्रेन डेवलप हो जाती है और उसके बाद फाइनली जाकर के वो टूट जाता है। ठीक इसी तरीके से फेलियर होगा। ऐसा फेलियर टेंशन फेलियर कहलाता है। दूसरा टाइप का फेलियर शियर फेलियर। मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा कि ये 2 मेंबर्स कनेक्टेड हैं। अगर ये 2 मेंबर कनेक्टेड हैं और इसमें फोर्स इस तरह से लग रहा है कि मैं इसे ऐसे खींचता हूं, देखिए साहब फर्क है दोनों में, जो पिछली वाली थी और इस वाले में फर्क है। ये ऊपर खींच रहा है, ये इधर वाला तो ऊपर की तरफ खींच रहा है और इधर वाला नीचे की तरफ खींच रहा है। तो फिर जो मेरा ये है बोल्ट, इस पर फोर्स कैसे लगेगा? फोर्स इस प्लेन में लगेगा। किसी भी चीज, किसी भी थ्रेड पर फोर्स इस प्लेन में लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना। तो जो फेलियर होगा वो इस क्रॉस सेक्शन में कैसे फेलियर होगा? अगर कोई चौक का टुकड़ा हो तो चौक के टुकड़े को जैसे अपन ऐसे तोड़ दें और उसके 2 क्रॉस सेक्शन दिखने लग जाएं, या ऐसे मान लीजिए कि ये बोल्ट
टूट करके ये ऐसे दो पीस में बदल जाएगा, यानी ये बोल्ट ऐसे टूट जाएगा, तो ये कहलाता है शीयरिंग, ये कहलाता है शीयरिंग, और शीयरिंग में ये क्रॉस सेक्शन टूट जाता है। तीसरे टाइप का फेलियर है बियरिंग फेलियर। अब ये बियरिंग फेलियर साहब कैसा होता है, ये बियरिंग फेलियर कैसा होता है वो समझिए। ये बियरिंग फेलियर बड़ा मजेदार है। देखिए मान लीजिए कि ये मैंने इसके ऊपर अपना बोल्ट कस दिया, इन दोनों प्लेटों के ऊपर, ये दो स्टील की प्लेट है ऐसे समझ लीजिए। अब अगर मान लीजिए मैं इस बोल्ट को खींचता हूं, यानी ये बोल्ट खींचता है किसी कारण से कि फोर्स ऐसे लग रहा है, तो जो ये बोल्ट है ना, ध्यान से देखिए, इस बोल्ट का जो हेड है ना, या फिर इधर की तरफ जो नट लगा हुआ है ना, ये क्या कर सकता है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि अगर ये क्या कर सकता है नट, ये इस स्टील की प्लेट को छेद करके और बाहर निकल सकता है। अगर मैं दम लगाऊं तो ये बाहर निकल सकता है। तो इस स्टील के बोल्ट के हेड ने क्या किया कि इस स्टील की प्लेट के इतने हिस्से को छेदते हुए और फेलियर कर दिया। ऐसा फेलियर बियरिंग फेलियर कहलाता है स्टील प्लेट का। इसी का उल्टा भी हो सकता है। मैंने एक पक्ष दिखाया, अब मैं दूसरा पक्ष दिखाता हूं। यदि स्टील की प्लेट मजबूत हुई इस केस में, और सपोज करिए कि हमारा बोल्ट वीक हुआ, तो ये बोल्ट जो है, ये बोल्ट जो है, इसका हेड जो है, इसका हेड भी क्रश हो सकता है, पिचक सकता है। इसका हेड अगर पिचक गया तो फिर इसका हेड फेल हो जाएगा। तो याद रखिए, नट बोल्टिंग का जब बियरिंग फेलियर होता है, तो बियरिंग फेलियर के अंदर जो खास बात होती है वो ये होती है कि अगर प्लेट कमजोर है तो बोल्ट प्लेट में छेद कर देगा और फेल हो जाएगा, और अगर बोल्ट का हेड कमजोर है बियरिंग में, तो बोल्ट का हेड फेल हो जाएगा और प्लेट उसको पिचका देगी। तो ये एक तरीके से इस तरीके का वो है कि ये फोर्स लगता है इसके ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, और ये बियरिंग प्रेशर कहलाता है। और जितने एरिया पर ये प्रेशर काम करता है वो बियरिंग एरिया होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन टाइप के फेलियर्स हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और समझ लीजिए 2 मिनट में। ये टेंशन फेलियर मैंने आपको अभी कहा कि बोल्ट को मैंने खींचा और बोल्ट फेलियर हो सकता है। याद रखिए, अगर सपोज करिए कि स्थितियां ऐसी हैं कि इन दोनों प्लेट्स को मैं ऐसे खींच रहा हूं टेंशन में, इसको तो इधर खींच रहा हूं, इसको इधर खींच रहा हूं, तो बोल्ट भी टेंशन में रहेगा। मतलब ये तो चलो शियर वाली कंडीशन हो गई। अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो ये स्थिति ऐसी हो गई। लेकिन अगर इसमें मैंने कहा कि ये बोल्ट जो है ये खींचेगा और यील्डिंग में फेलियर होगा। याद रखिए कि कभी भी जब कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन में यील्डिंग यानी टेंशन डेवलप होता है, तो 2 चीजें पॉसिबल है। अगर बोल्ट का यील्ड स्ट्रेंथ वीक है तो पहले बोल्ट खींच जाएगा और बोल्ट टेंशन में फेल हो जाएगा। लेकिन अगर जिन 2 मटेरियल्स यानी जिन 2 स्टील के मेंबर्स को इस बोल्ट ने कनेक्ट कर रखा है, उन स्टील मेंबर्स की अगर यील्डिंग स्ट्रेंथ इससे पुअर है, तो फिर पहले कौन खींचेगा, वो खींचेंगे कि ये खींचेगा। तो वो हो सकता है कि यील्डिंग में फेल हो जाए, या फिर हो सकता है बियरिंग में फेल हो जाए। ये एक डिपेंड करता है कि कनेक्शन किस टाइप का है। और शेयर कनेक्शन में मैंने आपको बता ही दिया कि बोल्ट का शेयर कनेक्शन इस तरीके से फेलियर हो सकता है, बियरिंग का फेलियर मैंने आपको बता दिया। तो ये ओवरऑल जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।